नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी पहली क्लास होगी पारिस्थितिकी से संबंधित। पारिस्थितिकी शब्द को इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओकोलॉजी से हुआ है। ओकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस तथा लोगोस, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात पारिस्थितिकी में हम जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल ने किया था। कब किया? तो 1869 ईस्वी में किया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसे समझते हैं। तो ऐसा तंत्र जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह जैविक एवं अजैविक तत्वों का सकल योग होता है जो एक क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले महोदय ने किया 1935 ईस्वी में। एक प्रश्न और आता है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो भारतीय पारिस्थितिकी का जन्मदाता रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट की, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? पर्यावरण को, पारितंत्र को, उत्पादक को या उपभोक्ता को? तो प्रकृति का क्रियात्मक इकाई जो है वह पारितंत्र है, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या 18 मार्च को? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22 मार्च को कौन सा दिवस है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? पृथ्वी सम्मेलन 1992, ओपिको आंदोलन 1983, स्टॉकहोम सम्मेलन 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जनेरियो में बिल्कुल सही है। ओपिको आंदोलन 1983 बिल्कुल सही है, कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े से संबंधित। स्टॉकहोम सम्मेलन तो 1973 में नहीं हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी बिल्कुल सही है। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में विकल्प सी जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अगला प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ताओं के निम्न प्रकारों में से कौन सा सही नहीं है? प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डी बकरी, द्वितीयक उपभोक्ता, हिरणगाय, तृतीयक उपभोक्ता, मोरबाज, सर्वाहारी उपभोक्ता, मनुष्य कौवा। तो प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो पूर्ण रूप से पादप पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यह शाकाहारी होते हैं। तो टिड्डा और बकरी बिल्कुल सही है। द्वितीयक उपभोक्ता हिरण और गाय कह रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं, यह मांसाहारी होते हैं। हिरण और गाय जो हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता हैं, शाकाहारी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तृतीयक उपभोक्ता मोर और बाज बिल्कुल सही है, और सर्वाहारी उपभोक्ता मनुष्य और कौवा ये भी बिल्कुल सही है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के संबंध में क्या सही नहीं है? पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था, ये भी बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है यह 15 जून 1972 को आयोजित किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा कि यह 15 जून 1972 को आयोजित किया गया था, क्योंकि इसका आयोजन 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक चला। अतः निम्न दिए हुए कथनों में से केवल कथन 4 का संबंध जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से नहीं है, क्योंकि 15 जून 1972 को आयोजन न होकर 5 जून से 16 जून तक इसका आयोजन चला था, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु इनमें से किसका होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ का, खाद्य जाल का, खाद्य श्रृंखला का, या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खाद्य जाल का होना जरूरी है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे,
वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF किस कार्य हेतु करने वाली संस्था है? जीव संरक्षण, वनस्पति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या मृदा संरक्षण? तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF जो है वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में या 1 दिशाओं में? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी या रसायनभक्षी? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतकभक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसी की वजह से हम लोग ज़्यादातर प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो कह रहा है प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है मतलब वह जैविक घटक है। तो प्रोटीन जो है यह अजैविक घटक है, मृदा जो है ये भी अजैविक घटक है, कवक जो है यह जैविक घटक है, फास्फोरस जो है अजैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यह एक अजैविक घटक न होकर के जैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर जो उपभोक्ता होता है वह मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ATP, सूर्य का प्रकाश, DNA या RNA? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है पारिस्थितिकी संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन? तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की जो निरंतर बढ़ती मात्रा है उसे हम जैव सांद्रण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हैकेल ने, हम्बोल्ट ने, टॉन्सले ने या ओडम ने? तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम ईजी टॉन्सले महोदय ने 1935 ईस्वी में किया। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है भूमि, वायु, पौधे या जल? जैविक घटक में भूमि जो है यह अजैविक घटक है, वायु जो है ये भी अजैविक घटक है, पौधा जो है ये जैविक घटक है, जल जो है ये भी अजैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पौधा जो है यह पर्यावरण का एक जैविक घटक है, बाकी भूमि, वायु, जल ये सब अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होंगे वो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होंगी, हरे पौधे होंगे। उसके बाद इसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होंगे जो कि शाकाहारी होंगे, ठीक है। इनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होंगे जो मांसाहारी होंगे, और इनको खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का जीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा जो है वह है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो हैं वह सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ों के कटाव से बचाने के लिए संबंधित है। इसमें लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उससे लिपट जाते थे, चिपक जाते थे, उसको पकड़ के चिपक जाते थे। आंदोलन की शुरुआत तो 1973 ईस्वी में है, उत्तराखंड से है, चमोली जगह से है। उत्तराखंड में चमोली जगह से पेड़ों के बचाव के लिए था। 1973 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखेंगे,
जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसको लिख लीजिए। जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, तो मोर किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है। उसके बाद सांप कीड़ों को खा रहा है, कीड़े हरे पौधों को खा रहे हैं। हरे पौधे उत्पादक हो गए, कीड़े हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, सांप हो गया द्वितीयक उपभोक्ता और मोर हो गया तृतीयक उपभोक्ता। लेकिन इस खाद्य श्रृंखला में मोर जो है वह सबसे शीर्ष पे है। तो प्रश्न कह रहा है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा? इस पोषण तल में, दिए हुए पोषण तल में मोर का पोषण तल क्या होगा? मोर जो हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या अपघटक। तो कह रहा है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जंतु को हम प्राथमिक चरण उपभोक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या मरुस्थल। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यह सर्वाधिक उत्पादन वाले पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य संजाल या बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य संजाल कहते हैं, खाद्य संजाल या जाल, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो है वह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। हुए विकल्पों में से पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह समुद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से सौरमंडल जो है यह पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। बाकी मानव, वायुमंडल और जलमंडल जो है यह पर्यावरण का घटक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 10% नियम दिया लिंडेमान ने, गोल्डमैन ने, वैकमैन ने या इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम जो है उसको लिंडेमान ने दिया, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10% के नियम का अर्थ क्या है? इसका मतलब पोषण स्तर को अपने पूर्व पोषण स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते और संस्कृति भी आती हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आते हैं, अतः उपरोक्त सभी जो है यह पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50% या 10%। तो एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर को 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी को 10% का नियम भी कहते हैं, जिसको लिंडेमान साहब ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, वेल, चूहा, सांप, गिद्ध। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से जो ऑप्शन नंबर सी है प्लावक, मछली और वेल श्रृंखला घास मैदान की नहीं है। तो ये रहे पर्यावरण से संबंधित हमारे 30 प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस को ध्यान में रख करके इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है, तो इसका आप लोग एक बार जरूर अध्ययन करिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में पर्यावरण के दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।